हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूं रूही और ये जो मेरा चैनल है फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि इस पर मैं जितने भी एजुकेशनल वीडियोस होते हैं जो बायोलॉजी एंड साइंस से रिलेटेड हैं वो बनाती हूं। और जो भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स हैं और जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लोग हैं जो भी बायोलॉजी या साइंस रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग इस चैनल को ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, मैंने अपने चैनल पे अभी रेस्पिरेशन स्टार्ट किया हुआ है, तो रेस्पिरेशन का मैं आगे जो है नेक्स्ट लेक्चर वो आज मैं लेने वाली हूँ। ओके, तो आप लोग प्लीज़ इसको देखिए। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे बने हुए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, थैंक यू सो मच। जो लोग नए विजिटर्स हैं, जो लोग चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को देखिए। अगर आपको चैनल में कुछ भी अच्छा लगता है तो उसे प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। चलिए, तो फ्रेंड आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो है, यहाँ पे एक टेबल है जो कि ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल के डिफरेंस को बताएगी। तो फ्रेंड्स, ग्लाइकोलिसिस मैंने लास्ट लेक्चर में कवर किया हुआ है एंड क्रेब्स साइकिल भी कवर किया हुआ है। तो देखिए, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल में क्या डिफरेंस है इसे देख लेते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस है वो सेल की साइटोप्लाज्म में होती है और जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, तो एग्जाम में इसका जो रिएक्शन का जो प्लेस है वो भी पूछा जाता है नाउ। और जो ग्लाइकोलिसिस है ये लीनियर पाथवे है एंड क्रेब्स साइकिल इज साइक्लिक पाथवे है। ग्लाइकोलिसिस में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ग्लाइकोलिसिस इज एनारोबिक प्रोसेस और एरोबिक प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे जो क्रेब्स साइकिल है इसमें जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा ये तभी हो सकता है। ओके, और ये जो ऑक्सीजन है वो टर्मिनल ऑक्सीडेंट की तरह यूज़ होती है। ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे है वो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों के लिए कॉमन पाथवे है एंड क्रेब्स साइकिल सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लाइकोलिसिस में इवॉल्व नहीं होती है, बट क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होती है, डिकार्बोक्सिलेशन प्रोसेसेस होते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। जो ग्लाइकोलिसिस है फ्रेंड, उसका जो फर्स्ट स्टेप है वो रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप है। ओके, ग्लाइकोलिसिस रेस्पिरेशन में फर्स्ट स्टेप की तरह काम करता है एंड क्रेब्स साइकिल सेकेंड स्टेज है। नाउ ग्लूकोज सबस्ट्रेट की तरह यूज़ होता है ग्लाइकोलिसिस में एंड क्रेब्स साइकिल में एसिटिल को एंजाइम ए सबस्ट्रेट की तरह यूज़ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज सबस्ट्रेट की तरह यूज़ होता है, बट जो क्रेब्स साइकिल है इसमें एसिटिल को एंजाइम ए सबस्ट्रेट की तरह यूज़ होता है। नाउ 2 ATP मॉलिक्यूल्स इस प्रोसेस में यूज़ होते हैं ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में एंड जो क्रेब्स साइकिल है इसमें कोई भी ATP का मॉलिक्यूल कंज्यूम नहीं होता है। नाउ ग्लाइकोलिसिस में 4 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं बट 2 यूज़ हो जाते हैं, इसलिए जो नेट गेन ऑफ ATP होता है वो 2 ATPs का होता है। ATP इज़ एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जहाँ पे एनर्जी स्टोर रहती है। एंड जो क्रेब्स साइकिल है ये है, यहाँ पे 2 GTP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते हैं और ये कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं 2 पाइरूवेट के मॉलिक्यूल से। ओके, तो पाइरूवेट के मॉलिक्यूल से ये प्रोड्यूस होते हैं। एंड जो लोग आज ये फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं, इसके पहले का जो मैंने क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलिसिस बताया हुआ है फ्रेंड, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। नाउ जो पाइरुविक एसिड है वो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट होता है और ये ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन में जाता है एंड फिर ये क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। ओके, एंड क्रेब्स साइकिल में ऑक्जेलोएसिटिक एसिड एंड प्रोडक्ट होता है क्रेब्स साइकिल का और ये अगेन साइकिल्ड होता है बाई कॉम्बिंग विद एसिटिल कोएंजाइम ए, यानी एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ फिर से इसका कॉम्बिनेशन हो जाता है और फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाता है। ओके, और ये साइकिल क्यों स्टार्ट होता है, क्यों सिर्फ वन साइकिल नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैंने पहले आपका लेक्चर दिया है उसमें ये चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई थी कि जो आपका साइकिल है, जैसे कि ग्लूकोज में C6H12O6 होता है फ्रेंड। ओके, और यहाँ पे जो डिकार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस होते हैं तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और कितने जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बचे रहते हैं। तो पूरी साइकिल एक साइकिल में जो भी रिक्वायरमेंट होती है पूरी नहीं होती है। ओके, नाउ जो 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है उससे 2 NADH+H+ बनता है और यहाँ पे 2 पाइरूवेट मॉलिक्यूल से 6 NADH+ बनता है और FADH2 मॉलिक्यूल बनता है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग क्रेब्स साइकिल के सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हैं। तो क्रेब्स साइकिल का जो सिग्निफिकेंस है उसे देख लेते हैं। देखिए, जो सिट्रिक एसिड साइकिल है ये फाइनल कॉमन ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है। ओके,
कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो पायरूवेट एज अ पायरूवेट वो और एसिटिल कोएंजाइम ए ये दोनों ही साइकिल में एंटर करते हैं। एंड जो फैटी एसिड्स होते हैं इनका ब्रेक डाउन होता है और ये जो ब्रेक डाउन होता है वो एसिटिल कोएंजाइम ए में होता है। ओके, और जो कि ये एसिटिल कोएंजाइम ए ये ही साइकिल में एंटर करता है। जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं ट्रांसएमिनेशन के बाद वो एंटर करते हैं साइकिल में, या फिर जो अदर पॉइंट होते हैं इस साइकिल में उस पॉइंट पे एंटर करते हैं। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट है हमारे पास, जो बॉडी में जो ऑक्सीडेशन है फैट का उससे जो ऑक्जेलो एसीटेट होती है उसकी हेल्प चाहिए होती है, यानी कि जो फैट का ऑक्सीडेशन है वो ऑक्जेलो एसीटेट की हेल्प से होता है। जो वन पैसेज है साइकिल का वो एसिटिल कोएंजाइम ए को ऑक्सीडाइज करता है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ओके, एंड जो ऑक्जेलो एसीटेट है वो ट्रू कैटालिस्ट की तरह वर्क करता है और ये साइकिल में एंटर करता है, लेकिन ये एंड में फिर से रीजनरेट हो जाता है। जो मेजर सोर्स है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA का वो है पायरूवेट, यानी कि पायरूवेट ही मेजर सोर्स है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का। नाउ जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है वो न्यूट्रल फैट में कन्वर्ट हो जाती है और एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट हो जाती है। नाउ जो पाथवे है वो क्या है, ग्लूकोज से पायरूवेट बनेगा, पायरूवेट से एसिटिल कोएंजाइम ए एंड देन फैटी एसिड का कन्वर्जन होगा। हाउएवर जो फैट होता है वो डायरेक्टली ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो पायरूवेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन होती है वो एब्सोल्युटली इरिवर्सिबल होती है। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट होगा वो यहाँ पे क्या है, ये देखिए फ्रेंड, जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट ओके जो फैट होती है वो कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन हो जाती है साइकिल में, और कोई भी जो नेट सिंथेसिस है कार्बोहाइड्रेट की वहाँ फैट से वो नहीं होती है। ओके, देयर इज़ नो नेट सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम फैट। नाउ मैनी जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो आफ्टर ट्रांसएमिनेशन सिट्रिक एसिड साइकिल में एंटर कर जाते हैं। एग्जाम्पल ग्लूटामिक एसिड एंटर करता है एट द लेवल ऑफ अल्फा कीटोग्लूटरेट, एंड एस्पार्टेट जो एंटर करता है वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के लेवल पे एंटर करता है। ये अमीनो एसिड जो कि एज अ मेंबर ऑफ TCA साइकिल हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे में एंटर कर सकते हैं, और कैसे इंटर कर सकते हैं, थ्रू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड इंटर कर सकते हैं। ओके, नाउ कुछ एमिनो एसिड जैसे कि ल्यूसीन है ये कैटाबोलाइज होकर के एसिटिल कोएंजाइम ए बनाता है, या तो फिर ये ग्लूकोज में कन्वर्टेड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो पायरूवेट है वो एसिटिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है और ये जो रिएक्शन होती है वो यहाँ पे इरिवर्सिबल होती है, इसलिए दोबारा इसका कन्वर्जन नहीं हो पाता है। नाउ एसिटिल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल या तो फिर TCA साइकिल में एंटर करता है और ये कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, या तो ये फिर चैनल्ड हो जाता है कीटोन बॉडी फॉर्मेशन में, एंड इसीलिए इसको कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, इसीलिए इन्हें कीटोजेनिक एमिनो एसिड्स भी कहा जाता है। नाउ अदर जो पाथवे हैं जैसे कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस है, ये या तो कैटाबोलिक होते हैं या एनाबोलिक होते हैं। नाउ जो TCA साइकिल होती है लेकिन ये ट्रूली एम्फीबोलिक होती है। एम्फीबोलिक मीन्स कि इसमें कैटाबोलिक प्रोसेस भी है, एनाबोलिक प्रोसेस भी है, एनर्जी का प्रोडक्शन भी है, एनर्जी का कंजप्शन भी है। नाउ इसीलिए इसे एम्फीपैथिक इन नेचर कहा जाता है। नाउ सिट्रिक एसिड साइकिल ये एक बायोसिंथेटिक पाथवे के लिए प्रिकर्सर का काम करती है। एक कॉमन एग्जांपल है इसका HEME जो सिंथेसाइज होता है फ्रॉम द सक्सेनल कोएंजाइम ए, और जो एस्पार्टेट है ये ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से सिंथेसाइज होता है। नाउ यहाँ पे कंटिन्यूअस ई फ्लक्स होता है 4 कार्बन यूनिट्स का फ्रॉम द साइकिल। ओके, यानी कि आती रहती है, ई फ्लक्स हो रहा है, इन आउट फ्लक्स आउट जा रही हैं ये। ओके, ई फ्लक्स हो रहा है, इन फ्लक्स में अंदर आना होता है। नाउ तो ये जो काउंटर बैलेंस है इस लॉस का, चूँकि ये ई फ्लक्स है बाहर जा रहे हैं, और यहाँ पे जो काउंटर बैलेंस है इस लॉस का ये कैसे होता है, ये जो कंसनट्रेशंस हैं 4 कार्बन यूनिट की सेल में ये एनाप्लोरोटिक रिएक्शंस होती हैं जो कि एसेंशियल होती हैं, इनकी
वजह से बैलेंस हो जाता है। नाउ इसलिए इसको एनाप्लेरोटिक रोल ऑफ TCA साइकिल भी कहा जाता है। नाउ एनाप्लेरोटिक रिएक्शंस जो होती हैं वो फिलिंग अप रिएक्शंस होती हैं या फिर इनफ्लक्स रिएक्शंस होती हैं, जो कि TCA साइकिल में कार्बन के 4 यूनिट्स को सप्लाई करती हैं। ओके, ये कार्बन की 4 यूनिट्स को साइकिल में सप्लाई करती हैं और इनको इनफ्लक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्लाइड है इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहाँ पे देखिए अभी तक हमने देखा कि जो ग्लूकोज है उसका ब्रोकन डाउन हो रहा है कम्प्लीटली, बट ना तो ऑक्सीजन डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही है और ना तो लार्ज नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स इसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ना अब जो फॉलोइंग स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेटरी प्रोसेस में वो क्या होते हैं, वो रिलीज जो भी हो रहे हैं और जो यूटिलाइजेशन है एनर्जी का वो NADH+ और FADH2 के फॉर्म में स्टोर हो रही है। तो ये कब होता है, जब ये जो ऑक्सीडाइजेशन होता है, यानी कि जब ये ऑक्सीडाइज होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पास्ड होते हैं ऑक्सीजन पे और फिर इसके बाद जो वाटर होता है इसका फॉर्मेशन होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रोसेस है ETS का, और ये होता कहाँ है। सबसे पहली बात तो ये है जो ETS है ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर पोर्शन पे या इनर साइड में होता है, अंदर की तरफ। ओके, तो ये जो प्रोसेस है इसके स्टेप्स देख लेते हैं। देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो NADH जो है से प्रोड्यूस होता है और कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रोड्यूस होता है। ओके, और हम लोग बात कर रहे हैं सिट्रिक एसिड साइकिल की, तो ये सिट्रिक एसिड साइकिल के दौरान प्रोड्यूस होता है और ये NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स 1 से ये ऑक्सीडाइज्ड होता है। ओके, इसको कौन ऑक्सीडाइज करता है, इसे ऑक्सीडाइज करता है NADH डिहाइड्रोजनेज, जिसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स 1। नाउ अब नेक्स्ट क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यूबिक्विनोन को ट्रांसफ़र होते हैं और ये जो यूबिक्विनोन है ये इनर मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है। नाउ जो यूबिक्विनोन है वो रेड्यूसिंग इक्विवेलेंट को रिसीव करता है वाया FADH2, जो कि FADH2 अगेन हमारे पास कॉम्प्लेक्स 2 है और ये जो सक्सिनेट का सिट्रिक एसिड साइकिल में फॉर्मेशन ऑक्सीडेशन होता है वहाँ पे जनरेट होता है। ओके, और ये जो FADH2 कॉम्प्लेक्स है दैट इज जनरेटेड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ सक्सिनेट इन द सिट्रिक एसिड साइकिल। नाउ फोर्थ पॉइंट हमारे पास है जो रेड्यूस्ड यूबिक्विनोन है, जिसे यूबिक्विनॉल कहते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड होता है और विद द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है वो साइटोक्रोम C पर होता है, तो अब ये ऑक्सीडाइज हो गया। नाउ इस तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की चेन चलती रहती है और वाया साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, और ये जो BC1 कॉम्प्लेक्स है ये कॉम्प्लेक्स थर्ड है, 3 कॉम्प्लेक्सेस आ चुके। नाउ साइटोक्रोम C वो एक स्मॉल प्रोटीन है। ओके, और ये आउटर सरफेस ऑफ इनर मेम्ब्रेन पे अटैच रहती है, यानी इनर मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे अटैच रहती है और ये एक मोबाइल कैरियर की तरह काम करती है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 के बीच में ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए मोबाइल कैरियर का काम करती है। नाउ जो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है इसमें साइटोक्रोम्स A होते हैं और A3 होता है और ये 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं जिनको कि कॉम्प्लेक्स 4 कहा जाता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एक टर्मिनल एक्सेप्टर की तरह वर्क करती है, तो ऑक्सीजन जो है वो टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करती है और ये रिएक्टिव हो जाती है और फिर ये प्रोटॉन के साथ कंबाइन करके मेटाबॉलिक वाटर बना लेती है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे एक डायग्राम है, डिग्रामेटिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये अच्छा डायग्राम है, इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें बताई गई। ये देखिए जो आउटर मेम्ब्रेन है ये इंटर मेम्ब्रेन है। ओके, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है वो ये है, आउटर मेम्ब्रेन ये है। इनर मेम्ब्रेन पे अब यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स 1 है, कॉम्प्लेक्स 2 है, कॉम्प्लेक्स 3 है और कॉम्प्लेक्स 4 है। ओके, नाउ सक्सिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये साइटोक्रोम्स हैं, यहाँ पे साइटोक्रोम C है और यहाँ पे देखिए इसी स्टेप पे वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है, ये
ऑक्सीजन है और ये क्या है, ये प्रोटॉन को रिलीज़ कर रहा है। जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये प्रोटॉन को रिलीज़ कर रहा है। अब फिर यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन हो गया। ये देखिए यहाँ पे एंजाइम, ये देखिए फ्यूमरेट है, यहाँ पे देखिए सक्सिनेट है, सिट्रिक एसिड साइकिल जो हो रही है इसके अंदर, ये माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स है। नाउ यहाँ पे जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से क्या बन रहा है, ये एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है और एटीपी सिंथेटेज इसमें वर्क कर रहा है। नाउ यहाँ पे इस स्टेप पे NADH से NAD प्लस H प्लस का सिंथेसिस हो रहा है और प्रोटॉन जो है वो बाहर निकल रहा है। देखिए आउटर मेम्ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ 3 से भी प्रोटॉन बाहर निकल रहा है, यहाँ से भी प्रोटॉन बाहर निकल रहा है और यहाँ पे अगेन वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ और फॉर्मेशन, प्रोटॉन बाहर निकला और फिर वाटर का फॉर्मेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का ये वाला एक जो पिक्चर है वो देख लेते हैं। इसमें भी देखिए ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है और ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब क्या क्या रिएक्शन कहाँ कहाँ हो रही है, ये किस किस जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कौन कौन से हैं, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, फिर रिडक्शन किसका हो रहा है। ओके, तो चूँकि ऑक्सीजन यहाँ पे टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है। अब यहाँ पे देखिए वाटर का फॉर्मेशन हुआ है, ये यहाँ पे हमारे पास ये 2 प्रोटॉन्स हैं, ये आउट हो गए। उसके बाद ये FeS कॉम्प्लेक्स है, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, यूबिक्विनोन को गए, देन यूबिक्विनोन के बाद साइटोक्रोम B है, फिर FeS है, देन यहाँ पे ये है, उसके बाद UQH आ गया, देन साइटोक्रोम C, फिर यहाँ से होते हुए साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स पे, फिर लास्ट में फिर ऑक्सीजन एक्सेप्टर हो गया। ओके, तो ये भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यहाँ पे आप इसको भी देख सकते हैं। चलिए नाउ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो एग्ज़ाम है उसमें आपको कुछ भी रिटर्न तो लिखना नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको ये जो प्रोसेस है ये समझने हैं कि किस स्टेप पे क्या चीज़ हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल हर चीज़ को रटना ही है, आपको समझना है कि कौन टर्मिनल एक्सेप्टर है, कौन फर्स्ट एक्सेप्टर है, कितने कॉम्प्लेक्सेस हो रहे हैं, कौन सा एंजाइम इनर माइटोकॉन्ड्रियल वॉल पे है, कौन सा आउटर पे है। ओके, ये सारी चीज़ें समझनी है और कौन सी रिएक्शन कहाँ पे हो रही है। क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रही है, ग्लाइकोलिसिस वो साइटोप्लाज्म में हो रही है। ओके, नाउ चलिए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो है फ्रेंड उसको देख लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक कैरियर से दूसरे कैरियर में पास होता है वाया कॉम्प्लेक्स 1 to 4, यानी कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर के कॉम्प्लेक्स 4 तक एक कैरियर से दूसरे कैरियर पे पास होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बन जाती है और ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स वो ATP से कपल कर जाते हैं, ATP सिंथेस से कपल करते हैं कॉम्प्लेक्स 5 पे, जिसको कहा जाता है, और फिर यहाँ पे ATP का प्रोडक्शन होता है। और ATP का प्रोडक्शन आप जानते हैं कि ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिल करके ATP बना लेते हैं। तो पहले तो ये होता है। ओके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन हो गया, यहाँ पे एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया, इलेक्ट्रॉन जो है 1 कैरियर से दूसरे कैरियर में पास हुआ, कॉम्प्लेक्स 1 से लेकर के कॉम्प्लेक्स 4 तक गया। ओके, और फिर जो ATP सिंथेज है उससे कपल कर गया और देन ATP का प्रोडक्शन हो गया। नाउ जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, अब देखिए ग्रेडियंट कब बनता है, जब कहीं पे जब 2 चीज़ें सपोज एक जगह पोटेंशियल हाई है, एक जगह पोटेंशियल लो है, तो एक ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। ओके, तो जो प्रोटॉन का ग्रेडियंट है या फिर प्रोटॉन मोटिव फोर्स है, ठीक है, जब हम लोग केमिस्ट्री में सेल्स पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन वो EMF पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ते हैं। ओके, तो ये देखिए प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव फोर्स है वो फॉस्फोरिलेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है। ओके, और ये रिडक्शन से मिलता है। ओके, रिक्वायर्ड फॉर फॉस्फोरिलेशन इज ऑब्टेन्ड रिडक्शन। ओके, नाउ अब यहाँ पे जो इसको जो नाम दे दिया जाता है ये कहा जाता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ओके, देखिए फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, जो प्रोटॉन ग्रेडियंट या प्रोटॉन मोटिव फोर्स PMF होता है वो फॉस्फोरिलेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है और ये रिडक्शन ऑब्टेन करता है, एंड इसलिए इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहा जाता है। फॉस्फोरिलेशन का मीनिंग है कि फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ जाना। ओके, अगर जैसे कि कार्बोक्सिलेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जोड़ना मॉलिक्यूल्स किसी भी कॉम्प्लेक्स में, किसी मॉलिक्यूल में। डीकार्बोक्सिलेशन है तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का निकल जाना। हाइड्रोलिसिस है, इट मीन्स कि वाटर का जुड़ना। अगर डिहाइड्रोलिसिस है, वाटर मॉलिक्यूल का निकल जाना। ठीक है, फॉस्फोरिलेशन है तो फॉस्फोरस ग्रुप का, फॉस्फेट ग्रुप का जुड़ना। नाउ अब यहाँ पे देखिए जो मैकेनिज्म है मेम्ब्रेन की, ठीक है, मेम्ब्रेन लिंक्ड ATP सिंथेसिस की, वो क्या है,
इज एक्सप्लेन्ड बाय द केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। तो सॉरी, जो मैकेनिज्म है मेम्ब्रेन लिंक्ड एटीपी सिंथेसिस की, उसको केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से एक्सप्लेन किया जा सकता है नाउ। और ये किसने दिया था, और इसको दिया था पीटर जो हैं उन्होंने दिया था, ओके, एंड गिवन बाय पीटर। तो यहाँ पे देखिए पीटर मिशेल जो है उन्होंने इनको दिया था नाउ। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो प्रोटॉन्स के लिए ही सिर्फ परमेबल होती है। इट मीन्स कि इसमें सिर्फ प्रोटॉन्स की एंट्री हो सकती है, ठीक है। और ये एक रीजन होता है जिसे F0 F1 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या फिर एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं, या फिर एटीपी सिंथेस कहते हैं, ओके। तो वहाँ पे सिर्फ जो है प्रोटॉन्स की ही एंट्री हो सकती है, उसी के लिए ये परमेबल होता है नाउ। जो एनर्जी रिलीज होती है ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो एटीपी सिंथेसिस में यूटिलाइज होती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी सिंथेस, ओके 5। और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं इसके, F1 एंड F0। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये सब जितना भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो F1 हेड पीस होता है वो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, ओके। और इसमें एटीपी सिंथेसिस की साइट होती है। फ्रॉम दी एटीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी का सिंथेसिस हो जाता है ना। जो F0 होता है या F0 होता है ये एक इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कि एक चैनल बनाता है, और इस चैनल से प्रोटॉन क्रॉस करके इनर मेम्ब्रेन में जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप ना। अब ये जो पैसेज है प्रोटॉन का जो कि चैनल से जो है कपल्ड हो जाता है टू दी कैटालिटिक साइट ऑफ F1 कंपोनेंट, यानी F1 कंपोनेंट की एक कैटालिटिक साइट होती है, वहाँ से कपल्ड हो जाता है, और फिर उसके बाद वहाँ पे ये एटीपी का प्रोडक्शन करता है नाउ। अब जो हर एक एटीपी होती है उसके लिए 2 प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये F0 से पास होते हैं फ्रॉम द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जो कि 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस होता है, टू द मैट्रिक्स में पास होते हैं, ओके। और ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोटॉन ग्रेडियंट को कम कर देते हैं, डाउन कर देते हैं नाउ। अब देखिए जो 3 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो इस प्रोसेस में, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में वो क्या करते हैं, पुश्ड होते हैं, ओके। और फिर हर एक NADH+H+ जो है वो यहाँ पे जब इसका फॉर्मेशन होता है तो ऐसा होता है। और जो 2 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो पुश्ड होते हैं ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ ईच FADH2। तो यहाँ पे आपने ये देख लिया नाउ। यहाँ पे देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एटीपी सिंथेसिस का इन दी माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहाँ पे देखिए ये F1 है और ये F0 है, ठीक है। F1 का जो हेड है और ये यहाँ पे है, ये आउटर साइड है आपका, और ये मैट्रिक्स में आपका ये F1 पार्ट है नाउ। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में F0 या F0 पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो यहाँ से क्रॉस कर जाएंगे, और यहाँ पे ADP और PI यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जो है हमारे पास ATP का सिंथेसिस हो जाएगा नाउ। अब यहाँ पे हम लोग इतनी चीज़ें समझने के बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखिए जो ये है अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं लेकर के आ रही हूँ, रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। तो रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट जो है इसके बारे में देखें। देखिए अब यहाँ पे जो नेट गेन ऑफ ATP होती है उसका कैलकुलेशन किया जाता है फॉर द एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज, हर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है उसके लिए। बट रियलिटी में ओनली ये जो है थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है, ओके। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे एक सिक्वेंशियल या ऑर्डरली पाथवे फंक्शन करता है। इसमें 1 सबस्ट्रेट वो फॉर्म करता है दूसरे को, और ग्लाइकोलिसिस है, TCA साइकिल्स हैं और ETS पाथवे, ये सब एक दूसरे को फॉलो करते हैं, कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, ओके नाउ। जो NADH सिंथेसाइज होता है ग्लाइकोलिसिस में वो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र हो जाता है, और फिर इसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है नाउ। कोई भी इंटरमीडिएट पाथवे में वो किसी दूसरे कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए यूटिलाइज नहीं होता है ना। ओनली ग्लूकोज वो रिस्पायर्ड होता है, कोई अदर अल्टरनेटिव सबस्ट्रेट जो है वो जो भी इंटर करता है पाथवे में किसी भी इंटरमीडिएट स्टेज पे
और कोई भी ऐसा वर्क नहीं कर सकता है ग्लूकोज के अलावा। नाउ एटीपी मॉलिक्यूल जो प्रोड्यूस होते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए स्टेज ऑफ रेस्पिरेशन है, सोर्स है एंड नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड है। ग्लाइकोलिसिस पायरुविक एसिड टू एसिटिल को एंजाइम ए एंड सिट्रिक एसिड साइकिल। देखिए ग्लाइकोलिसिस में डायरेक्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, सोर्स होता है, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 सोर्स होता है, 1 मॉलिक्यूल NADH2 वो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी को वो सिंथेसाइज करता है। नाउ अब यहाँ पे जो नेट है वो क्या है, यहाँ पे जो है 6 है। तो अभी आप देखिएगा 2 × 3 = 6 हो गया। अब पायरुविक एसिड से जब एसिटिल कोएंजाइम ए बन रहा है तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH हैं यहाँ पे जो सोर्स हैं, तो यहाँ से भी अगेन 6 ATP मिल रहा है। नाउ सिट्रिक एसिड साइकिल में 6 NADH2 से 18 ATP मिल रहा है एंड 2 FeDH2 से 2 ATP मिल रहा है। नाउ डायरेक्ट 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP जो आ रहे हैं तो 2 × 2 = 4। तो यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे कैसे ये नंबर ऑफ ATP प्रोड्यूस हो रहे हैं। नाउ जो टोटल नेट गेन है एटीपी का, एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर ही पूछा जाता है, तो जो टोटल नेट गेन है एटीपी का वो क्या है, 36 या 38 होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कि कौन सा शटल सिस्टम यूज़ हो रहा है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ओके, मोस्ट यूकेरियोटिक सेल्स में जो नेट गेन है एटीपी का वो 36 मॉलिक्यूल का होता है, तो आपको ये याद करना है। ओके एंड चलिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट में देख लेते हैं शटल्स कौन कौन से हैं। तो शटल्स में यहाँ पे जो NADH2 मॉलिक्यूल है वो जो ग्लाइकोलिसिस में प्रोड्यूस होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में डायरेक्टली इंटर नहीं कर सकता है। ओके, और ये अपनी जो एनर्जी को वो दूसरे मॉलिक्यूल्स को दे देते हैं, हैंड ओवर करते हैं। नाउ ये जो एंट्री है ग्लाइकोलिटिक एनर्जी की इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ये इस स्पेसिफिक जो शटल्स होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। नाउ ये जो शटल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं। ओके, 2 टाइप्स ऑफ शटल्स होते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। एक तो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल है और एक मैलेट एस्पार्टेट शटल है। तो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल है, ओके, एंड मैलेट एस्पार्टेट शटल है। तो देखिए जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट शटल है ये जो है एटीपी के लॉस को एक्सप्लेन करता है फॉर द ईच साइटोसॉलिक NADH+H+ के लिए। और जो नेट एटीपी का प्रोडक्शन है इन दी रेस्पिरेशन वो 36 होता है इंस्टेड ऑफ 38। ना ये जो शटल है ये फ्लाइट मसल सेल्स जो होती हैं ब्रेन की वहाँ पे वर्क करता है। फाइट मसल सेल्स आर ऑफ ब्रेन। नाउ मैलेट एस्पार्टेट शटल जो है ये हार्ट में होता है, किडनी में होता है एंड जो दूसरे ऑर्गन्स में होता है, एंड 38 एटीपी प्रोड्यूस होता है एज नेट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आज मैंने इतनी चीज़ें आपको बता दी हैं, ये जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। ओके, इसमें से आपको जो भी चीज़ें मतलब आपको इम्पॉर्टेंट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से लगें उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको भी माइंड में बिठा लीजिए। ओके, तो चलिए आप सब लोग जो है अच्छे से चैनल पे बने रहिए, चैनल को देखिए फ्रेंड, और प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू।